आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग जो है वो एक बहुत इजी सा चैप्टर है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सो स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज बाय इवेलुएटिंग देयर स्किल्स नॉलेज एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब रोल्स अकॉर्डिंगली। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वेकेंट पोजिशन ऑफ द राइट पर्सनल एट द राइट जॉब एट राइट टाइम। तो अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो लोग हमारे कंपनी में काम करेंगे उन लोगों को हमारे कंपनी में लाना, उसी को हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। क्योंकि हमारा कंपनी में तो बिना लोग के तो काम होगा नहीं, जब तक हमारे पास स्टाफ नहीं होंगे तब तक तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उन काम को करने के लिए बाहर से लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, इसी को हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ को हमारे बिजनेस फर्म में रखना, हमारे बिजनेस में जो जो स्टाफ हमें लगेगा उसको हमारे बिजनेस में रखना, यही स्टाफिंग कहलाता है। तो अब स्टाफ को किस तरीके से हम लोग रिक्रूट करते हैं? पहला है उनके स्किल्स नॉलेज को हम लोग पहले जांचते हैं कि इसमें क्या स्किल्स हैं, इसका कितना नॉलेज है, एंड उसी के हिसाब से उन्हें नौकरी दिया जाता है। एंड इसमें जो है हम वेकेंट पोजीशन को फिल करते हैं सही आदमी के साथ जो कि सही वक्त पे सही काम करके हमें दे सके। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो भी स्टाफ या फिर जो भी लोग हमारे लिए काम करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस फर्म में काम करेंगे, उनको हमारे बिजनेस फर्म में लाना, ये स्टाफिंग कहलाता है। अब स्टाफिंग जो है वो लोगों के स्किल्स एंड नॉलेज को देख के किया जाता है। लोगों के स्किल्स एंड नॉलेज को हम लोग देखते हैं एंड उसी के हिसाब से हम लोग उन्हें नौकरी देते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि हम जो वेकेंट पोजीशंस हैं, जो पोजीशन के लिए लोग अभी नहीं है अवेलेबल, हम उस पोजीशन को बेसिकली यहाँ पे भरते हैं उन आदमियों से जो कि उस पोजीशन में सही टाइम पे और सही तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेप्स इन स्टाफिंग। अब ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टेप्स इन स्टाफिंग क्या क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग प्रोसेस। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग प्रोसेस आर, पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, व्हिच मींस फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज needed by the organization in near future. Manpower requirement is not only to find out number of people needed but also the type of people. तो सबसे पहले आता है मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, मतलब ये पता लगाना कि हमें आखिरकार कितने आदमी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किस टाइप के आदमी चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, इसको पहले एस्टिमेट करना, वो पहला स्टेप है स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग का पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए और हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए, इनको पहले तय कर लेना, इनको पहले एस्टिमेट कर लेना कि हमें क्या चाहिए और कितने क्वांटिटी में चाहिए, ये पहला स्टेप होता है। अब इसमें हम लोग सिर्फ यही नहीं निकालते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, बल्कि हम ये भी निकालते हैं कि हमें किस टाइप के लोग चाहिए, क्या हमें हाईली क्वालिफाइड चाहिए या फिर थोड़ा सा भी क्वालिफाइड होने से चल जाएगा। तो पहला होता है कि हमें आखिरकार किस टाइप के स्टाफ चाहिए एंड हमें कितने स्टाफ चाहिए, इसको तय करना। फिर इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर assessing the number and type of employee required, the manager tries that more and more people should apply for the job so that the organization can get more choice and select better candidates. Company advertises in newspapers etc. and many job seekers after reading the advertisement applies for the job. अब इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो आदमी काम करना चाहते हैं उनको हमारे बिजनेस की तरफ खींच के ले आना, उनको हमारे बिजनेस में अप्लाई करवाना, यही रिक्रूटमेंट कहलाता है। मतलब जो भी आदमी हमारे साथ काम करेंगे उनका हमारे बिजनेस फर्म में आके एप्लीकेशन देना, उनका हमारे बिजनेस फर्म में आके जुड़ना, वही रिक्रूटमेंट कहलाता है। आपने आर्मी का रिक्रूटमेंट देखा हो कि आर्मी रिक्रूटमेंट बहुत जगहों पे होता है। तो उसमें क्या होता है कि जिन जिन को भी आर्मी में इंटरेस्ट रहता है वो वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन देते हैं। तो जो जो लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं एक कंपनी में काम करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने आदमी चाहिए एंड किस टाइप के आदमी चाहिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट
चलाते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, बहुत सारे मतलब जो भी सोर्स से हम लोग चला सकते हैं हम उस सोर्स से एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद लोग जब अप्लाई करने के लिए आते हैं तो उसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सो द सेकेंड प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट, विच मीन्स कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ खींच के लाना, उनको अपनी कंपनी में अप्लाई करवाना। फिर इसके बाद आता है सिलेक्शन। नाउ इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज एटसेट्रा. In selection, number of selected candidate is less than the number of rejected candidates. That is why selection is also called a negative process. अब selection थर्ड प्रोसेस है स्टाफिंग का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो इतने सारे एप्लीकेशंस आए हैं उसमें हर कोई तो हमें नहीं लगेगा, तो उसमें से जो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल है, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसको हम जब निकाल के रख लेते हैं अपने पास एंड बाकी को जब छोड़ देते हैं तो इसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। मतलब सिलेक्टिंग ओनली दोज पर्सनल हु आर बेस्ट सूटेड फॉर आवर कंपनी, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। मतलब जो लोग हमारे कंपनी में काम करने के लिए बेस्ट हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे से तरीके से काम करेंगे, उनको अपने कंपनी में रखना, इसी को सिलेक्शन बोलते हैं। अब ये होता किस तरीके से है? ये टेस्ट के थ्रू होता है, ये इंटरव्यूज के थ्रू होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें कोई भी जा सकता है। फिर रिक्रूटमेंट होने के बाद मेन प्रोसेस सिलेक्शन से स्टार्ट होता है। सिलेक्शन में पहले मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर जाके वो लोग कहीं इंडियन आर्मी में जाके भर्ती होते हैं। तो यही सिलेक्शन है कि वो जो इतने सारे एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से तो हमें उतने लोग नहीं चाहिए, तो उनमें से हमें जो जो लोग चाहिए सिर्फ उनको ही रखना और बाकी को छोड़ देना, ये सिलेक्शन कहलाता है। अब सिलेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सामने आता है, वो ये है कि सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सिलेक्शन में हम जितने लोगों को अपने काम पे रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग को हम निकालते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन आर्मी में पोजीशन है 1000 सोल्जर्स की, तो उस पर 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख एप्लीकेशंस आते हैं, तो उसमें से सिर्फ 1000 को सिलेक्ट करना, तो सोचिए अगर 22 लाख में से सिर्फ 1000 ही सिलेक्ट होंगे तो बाकी के लोग तो रिजेक्ट होंगे। तो इतने नंबर ऑफ लोग हैं जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं एंड सिलेक्ट सिर्फ बहुत कम लोग हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है। जबकि रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम किसी को बाहर नहीं निकालते हैं, रिक्रूटमेंट में सिर्फ भर्ती होता जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हमें जितने एप्लीकेशंस मिलते हैं हम उन एप्लीकेशंस को लेते रहते हैं। एंड रिक्रूटमेंट में इतने सारे एप्लीकेशंस क्यों एक्सेप्ट किए जाते हैं? ये इसलिए एक्सेप्ट किए जाते हैं ताकि कंपनी के पास वाइड चॉइस हो कि उसे किस किस टाइप के आदमी से चूज करना है, ताकि कंपनी के पास वाइड चॉइस हो सके कि हाँ मुझे इस टाइप में चूज करना है, मुझे उस टाइप में चूज करना है। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर एज सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। हम रिक्रूटमेंट में सिर्फ लेते हैं एंड सिलेक्शन में हम 1% लेते हैं, 99% को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट जॉब पोजीशन। अब हमने जो आदमी लिया है वो तो जरूर किसी वेकेंट पोजीशन को फुलफिल करने के लिए लिया है, उस वेकेंट पोजीशन को भरने के लिए लिया है, तो उस वेकेंट पोजीशन में उस आदमी का भर्ती करवाना, उसी को हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन आर्मी में अगर एक सोल्जर का पोस्ट खाली निकला है तो उस सोल्जर के पोस्ट में उस आदमी को रखना जो कि उसके लिए मोस्ट सूटेबल है, वो प्लेसमेंट कहलाता है। सो व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द स्टाफ इन हिज और हर पोजीशन। वो जिस पोजीशन को डिजर्व करता है या फिर वो जिस पोजीशन के लिए लाया गया है उसको उसका पोजीशन बताना कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उनको अपना पोजीशन देना, उसी को हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बिजनेस में भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट संभालने आया है तो उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर बना देना, ये प्लेसमेंट कहलाता है। कोई अगर फाइनेंस मैनेजर बनने आया है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाना, ये प्लेसमेंट कहलाता है।
फिर इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आदमी भले ही पहले से सीख के आता है, लेकिन हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ अलग तरीके से काम करते ही हैं। सो टू इम्प्रूव द कंपिटेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड टू मोटिवेट देम, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इम्प्रूविंग देयर स्किल। Organizations may have in-house training centers or arrange them with some institutions to provide training for their employees. Training and development not only motivate employees but these improve efficiency of work also. अब हमने अपना पोजीशन में भर के रख दिया, जितने भी आदमी हमारे पास आए थे उनको हमने उनका पोजीशन दे दिया है। अब पोजीशन देने के बाद हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग देने का प्रोसेस है ये 5th प्रोसेस है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें उसको सिखाया जाता है कि उसको किस तरीके से काम करना है। जब इंडियन आर्मी में एक सोल्जर अपने पोजीशन पे आ जाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो फर्स्ट डे पोजीशन में आया एंड उसको गोली दे के हाथ पे भेज दिया जाता है। नहीं, उसको 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल तक ट्रेन किया जाता है, उसको फुल तरीके से सिखाया जाता है उसका काम। तो ये जो काम सिखाना उस आदमी को, इसी को हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? द टीचिंग ऑफ व्हाट द वर्क हैज टू बी डन। उसको क्या काम करना है, कौन सा काम उसको करना है, उसको क्या करना है, उसी को हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये जो पूरा स्टेप्स इन स्टाफिंग है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं, एंड हम वही इंडियन आर्मी का एग्जांपल लेंगे। पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले हम लोग इंडियन आर्मी में ये देखते हैं कि हमें किस टाइप के सोल्जर्स चाहिए, हमें किस टाइप के पर्सनल चाहिए, हमें किस टाइप के आदमी चाहिए। हमें ये पहले डिसाइड करना होता है कि हम क्या इस साल इतना वेकेंट पोजीशन निकालेंगे या फिर हम इतना वेकेंट पोजीशन निकालेंगे। मतलब हमें क्या करना है, हमें किस टाइप के लोग चाहिए, ये पहला होता है। फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट, जो कि हम जानते हैं कि जगह जगह पे रैलीज की जाती है, जगह जगह पे रिक्रूटमेंट होता है इंडियन आर्मी का, जहाँ पे लोग जाके अप्लाई करते हैं। फिर होता है सिलेक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। सिलेक्शन में जो लोग बेस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही रखा जाता है, जो लोग बेस्ट नहीं होते उनको छांट दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब हमने अपना लोग ले लिया है कि ये आदमी हमारे बिजनेस में काम करेंगे या फिर ये हम इंडियन आर्मी में काम करेंगे, तो इसको हम लोग उसके पोजीशन के हिसाब से जब उसको नौकरी दे देते हैं तो उसको हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट में होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि इंडियन आर्मी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी सोल्जर्स आते हैं या फिर जो भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है बहुत सालों के लिए या फिर बहुत महीनों के लिए। फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग ऑफ क्वालिफाइड एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक टाइप का जॉब जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसके लिए हमें आदमी चाहिए, तो अगर हम स्टाफिंग नहीं करेंगे तो हमें वो आदमी मिलेंगे ही नहीं। सो इसलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू ही हमें उस टाइप के क्वालिफाइड और उस टाइप के कंपिटेंट आदमी मिलते हैं जो कि हमारे उस काम को कर सकते हैं। अगर हम स्टाफिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ वो वेकेंट पोजीशन वेकेंट के वेकेंट ही रह जाएंगे। तो ताकि वो वेकेंट ना रहे, उनमें लोग काम करें, इसलिए स्टाफिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसमें क्वालिफाइड और कंपिटेंट हमें आदमी मिल सके। ये हमें सिर्फ स्टाफिंग के थ्रू ही मिलता है, तो इसलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है सिंस द राइट पर्सन इज रिक्रूटेड फॉर द राइट जॉब्स इट लीड्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड हायर परफॉर्मेंस। अब हम क्या जानते हैं कि स्टाफिंग में जो है हम सिर्फ जो आदमी उस पोजीशन के लिए बेस्ट होता है सिर्फ उसे ही हम लोग रिक्रूट करते हैं। किसी भी अरे गहरे आदमी को नहीं रख लिया जाता नौकरी पे, तो क्योंकि उसमें बेस्ट आदमी को रखा जाता है। तो बेस्ट आदमी बेस्ट आउटपुट देता है, बेस्ट प्रोडक्शन देता है एंड परफॉर्मेंस भी बेस्ट देता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। फिर इसके बाद है इट प्रमोट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्योंकि एक्सपर्ट आ रहे हैं हमारे कंपनी में काम करने के लिए, एक्सपर्ट आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो वो एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टाइज के साथ काम करेंगे एंड वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को अच्छे से ले पाएंगे, जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। अगर हम ऐसे किसी को भी ले लेते तो वो शायद उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, एंड क्योंकि वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो उसके केस में बहुत वेस्टेज हो सकता था रिसोर्सेज का। लेकिन क्योंकि इसमें हम एक्सपर्ट्स को लेते हैं तो हमारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि एक्सपर्ट्स को ये अच्छे से पता है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जिनसे उनका वेस्टेज भी ना हो और कंपनी उसको यूज़ भी
कर सके। फिर इसके बाद आता है इट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स थ्रू एडिक्वेट रेम्यूनरेशन फॉर ईच जॉब। अब एक वर्कर या फिर एक स्टाफ कब खुश होता है, एक वर्कर का मोरल कब बढ़ता है, उसका मोरल तब बढ़ता है जब उसको अपने काम के हिसाब से इक्वल सैलरी दिया जाता है। एंड ये हेनरी फेयोल ने भी अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहा है कि सबको एक डिसेंट सैलरी मिलना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। बहुत ज़्यादा सैलरी दोगे तो वो काम चोरी करेगा, बहुत कम सैलरी दोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू हम उन्हें सैलरी जो है वो एकदम सटीक वाला देते हैं कि उन्हें ये सैलरी पसंद आएगा, उनके लिए सैलरी अप्रोप्रिएट रहेगा, तो इसकी वजह से उनका जो गुडविल है वो मेंटेन रहता है, वो सेटिस्फाइड होकर हमारे कंपनी के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है सिंस स्टाफिंग हेल्प्स टू एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द लेबर कॉस्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। अब क्योंकि स्टाफिंग में हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, मतलब वेस्टेज नहीं होता है यहाँ पे, तो वेस्टेज नहीं होने के कारण और पैसा ठीक तरीके से लगने के कारण जो लेबर कॉस्ट होता है, जो खर्चा होता है वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का वो खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि जब अच्छे तरीके से रिसोर्सेज यूज होंगे तो खर्चा कम होगा ही होगा। फिर इसके बाद है इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट मैनेजर्स। अब क्योंकि इसमें एक्सपर्ट मैनेजर्स आए हुए हैं तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑब्वियसली अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो इससे कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता ही रहेगा। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।